आई वी एम। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय, चल रहा है। सौरभ, ये आजकल वो चाइना और भारत का ही न्यूज में चल रहा है, लेकिन उस न्यूज में एक चीज दब गई। जो ये बात चल रही थी, ये मेंटल हेल्थ और सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड हुआ, उससे फिर से एक मेंटल हेल्थ के बारे में लोग जानना चाहते हैं और कि क्या है, तो वो थोड़ी दब गई थी और उसके बारे में हमको जानना चाहिए थोड़ा। हाँ बिल्कुल। और हमेशा होता है कि कोई अगर ऐसी घटना हो जाती है तो उसके बाद में कुछ दिनों के लिए बहुत चर्चित रहती है चीज। खूब या तो सेलिब्रिटीज आके बोलते हैं, उस टाइम पे खूब हेल्पलाइंस भी प्रोपोगेट होती हैं, और उसके बाद में लोग ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे कोई ये कभी कभार होने वाली चीज है। लेकिन ये तो हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा, जिसको कहना चाहिए, इस चीज के बारे में जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सिर्फ ऐसी चीज नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी के साथ कुछ हो तो उसी समय हमको इसके बारे में बात करनी चाहिए। हाँ सौरभ, और वैसे भी अगर चर्चा होती भी है तो वो एक क्लिनिकल तौर पर होती है कि डॉक्टर के पास वो क्या क्लिनिकली हम लोगों के में कोई बीमारी है या नहीं, उस टाइप के बारे में। पर जो इसमें रिसर्च क्या है और इसका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, इसके कारण क्या है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन सब विषयों पे चर्चा कम ही होती है। बिल्कुल। और काफी सारी जो मैंने देखा है चर्चा जो है वो खूब मिली जुली भी होती है। सारे बाबा लोग भी उसमें आ जाते हैं। हाँ। हर कोई, हर किसी को लगता है कि मुझे पता है कि ये चीज है क्या, इसका इलाज क्या है, ये कोई नई चीज थोड़ी है। हमको हमेशा से पता है कि इस चीज को किस तरह से हैंडल करना है। तो एक ये भी है कि बहुत सारे लोगों को कुछ ज्यादा ही पता है। हाँ। ठीक है, तो हम लोग फाइनली एक किसी ऐसे शख्स को लेकर आते हैं पुलियाबाजी में जो रिसर्च किया है उन लोगों ने, और जो भी रिसर्च हुआ है मेंटल इलनेस पे उसे कोलेट किया है। तो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मनोज चंद्रन। मनोज सीईओ हैं व्हाइट स्वान फाउंडेशन के, जो कि बैंगलोर में स्थित एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो मेंटल इलनेसेस से रिलेटेड जो भी रिसर्च हो रहा है उसे कोलेट कर रही है और उसके ऊपर जागरूकता फैला रही है। तो मनोज, स्वागत है आपका। बहुत खुशी है कि आप पुलियाबाजी पर आए। थैंक यू प्रणय, शुक्रिया। और सौरभ, आपको नमस्कार। तो मनोज, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं हम हमेशा। तो पहले तो थोड़ा ये प्रॉब्लम को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मोटे तौर पर जो ये मानसिक रोग भारत में, उसके फैलाव के बारे में कुछ बताए मनोज। कितना बड़ा प्रॉब्लम है और जो आंकड़े हमारे सामने आते भी हैं वो कैसे आते हैं भारत में, क्योंकि जो स्टिग्मा है उसकी वजह से काफी लोग तो सामने आते नहीं होंगे। तो हमें कैसे पता है इस फैलाव के बारे में आज? जी प्रणय, इसमें मानसिक आरोग्य के आंकड़े ज्यादातर ना रेगुलर तौर पे कभी कलेक्ट नहीं किए गए हैं इंडिया में। एक्चुअली भारत पिछले बार जब बड़े तौर में जब आंकड़े कलेक्ट हुए थे वो 2016 में हुए थे। और इनफैक्ट दैट वाज द लार्जेस्ट वन। कुछ 40,000 सैंपल साइज उस पे यूज हुआ था। और ये किया था बेंगलुरु में, निमहांस हॉस्पिटल है, निमहांस के डॉक्टरों ने मिलकर इस आंकड़े को कलेक्ट किया था। तो उसमें काफी इंटरेस्टिंग बात बाहर आई थी एक्चुअली। एक तो ये बात है कि करीबन 10.8% लोगों को, प्रतिशत लोगों को ये मानसिक बीमारी है भारत में। उसमें से 10% लोगों को तो सामान्य तरीके की जो मानसिक बीमारियां होती हैं, जैसे अवसाद हुआ, डिप्रेशन हुआ या फिर एंजाइटी हुआ, उस तरह के होते हैं। और 0.8% जो लोग हैं उनको गंभीर तरीके के बीमारी हो सकती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे कहते हैं, साइकोसिस कहते हैं, उस तरह की बीमारियों से वो ग्रस्त होते हैं एक्चुअली। उसके अलावा काफी और भी काफी डेटा है उसमें। उसमें से कुछ मैं ये बताऊंगा कि करीबन 2% लोग अपने जीवन काल में, भारतीय अपने जीवन काल में किसी न किसी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हो सकते हैं। 2%। 50 में एक। जी जी। और 130 करोड़ वाले आबादी में 2% बहुत बड़ी संख्या हो सकती है एक्चुअली। और मानसिक रोग के लक्षण को देखा जाए तो सबसे ज्यादा 40 से 59 साल के लोगों में ज्यादा पाया जाता है भारत में।
और इसमें ये बात नोट करने की जरूरत है कि 40 से 59 जब हमारे जो प्रोडक्टिव एज होता है, मीन प्रोडक्टिव एज हमारे जीवन काल में यही होता है एक्चुअली, फिर देखेंगे तो आप, तो वो प्रोडक्टिव एज में मानसिक रोग के ज्यादा होने के लक्षण हैं। तो ये बहुत चिंताजनक बात हो सकती है एक्चुअली। तो उसके अलावा काफी कुछ है उसमें, जो सर्वे हुआ था उसमें आत्महत्या के, फॉर इंस्टेंस आत्महत्या के बारे में कहा जाता है कि आत्महत्या का जो जोखिम है, रिस्क होता है, उससे लेकर वो सर्वे ने काफी चिंता जताई थी कि ये इंपॉर्टेंट बात है, उस पर कुछ काम करने की जरूरत है। करीबन 1% आबादी आत्महत्या के उच्च जोखिम के जो वर्ग हैं, मतलब हाई रिस्क पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, उसमें शामिल है 1%। तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है, हम उस पर आगे बात करेंगे। उसके अलावा फिर वो सर्वे एक्चुअली काफी लेवल पे जाता है कि किस तरह से पुरुष और महिलाओं में ये ज्यादा है, महिलाओं में ज्यादा है पुरुष से, और बच्चों के मामले में किस तरह से मानसिक रोग को देखा गया है। फिर जो अल्कोहलिज्म होता है या सब्सटेंस अब्यूज की बात करते हैं, उस लेवल पे कैसे इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें पर्सनल लेवल पे, अगर कोई एक आंकड़ा इस सर्वे में जो मुझे टच किया हो, जो मुझे रियली जहां पे मुझे लगा हो कि इसको पकड़ना चाहिए, वो ये है कि अगर 100 लोगों को ये मानसिक बीमारी हो, उसमें से 85 लोग कभी भी उनके जीवन काल में किसी भी मानसिक आरोग्य विशेषज्ञ के सामने नहीं आ पाएंगे, तो उनको किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट कभी भी हासिल नहीं होगा। 85 लोगों को, हमें 85% लोग। अभी आप इसको हिसाब लगाइए कि मानसिक रोग को छोड़ के आप किसी और रोग को पकड़ें और लगाएं, ठीक है, जैसे मलेरिया जैसे पकड़ लीजिए, 85% मलेरिया से ग्रस्त लोगों को कभी ट्रीटमेंट नहीं मिले। अभी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना इस तरह के आंकड़े को, कि ये कैसे कैसे संभव हो सकता है। ये तो हम लोग अलाउ ही नहीं करें, और हम लोग सब हर संभव प्रयत्न करेंगे कि इस 85% लोगों को कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो मिले। बट जहां तक मानसिक आरोग्य की बात आती है, ये हम भूल जाते हैं कि नहीं, उनको भी ट्रीटमेंट, उनको भी मानसिक आरोग्य विशेषज्ञ के सामने लाया जाना चाहिए। और क्यों ये होता है, इसको ये ट्रीटमेंट गैप कहते हैं विशेषज्ञ, वो क्यों इतना ज्यादा है मानसिक आरोग्य में, ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल मनोज, ये तो आंकड़ा बहुत ही स्ट्राइकिंग है। पर मनोज, वैसे इसके बारे में और जानने से पहले मैं शुरुआत में पूछता हूँ, लेकिन मैं भूल गया, तो मैं अभी पूछ लेता हूँ आपसे, आप व्हाइट स्वान फाउंडेशन से कैसे जुड़ गए? आपकी जर्नी कुछ बताइए ना, आप इस एरिया में रिसर्च कैसे करने लगे? जरूर प्रणय। मैं मानसिक आरोग्य के क्षेत्र से नहीं हूँ एक्चुअली, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं इस एरिया में कुछ डिग्री पाई है मैंने। एक्चुअली जर्नलिज्म से शुरुआत की थी मैंने, मैं जर्नलिस्ट था पहले, टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्नलिस्ट था, उसके बाद में टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट था काफी साल। उसके बाद में मैं टेक्नोलॉजी कंपनी में काम किया है मैंने, जहां पे मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काफी साल रहा। और उसके बाद में मैंने तीसरा शिफ्ट लिया था मैंने, जहां पर मैं एक अमेरिका के जो बेस्ड है, वहां पर एक एनजीओ संस्था है, अशोका करके है उनका नाम, अशोका के साथ में मैंने 3 साल बिताए थे, जहां पे मुझे पहली बार सामाजिक संस्थान के साथ में काम करने का मौका मिला। ये समझ पाया कि किस तरह से हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कम्युनिटी के में। और उस दौरान में एक्चुअली जिस आईटी कंपनी में मैं काम करता था, उस आईटी कंपनी के फाउंडर हैं सुब्रतो बागची, वहाँ फाउंडर रह चुके हैं। सुब्रतो बागची के दिमाग में ये बात एक्चुअली थी कि मानसिक आरोग्य में अगर कुछ बड़े तौर में चेंजेस लाने की जरूरत है, तो वो ये है कि लोगों को सही ज्ञान, जानकारी पहुंचानी चाहिए। जब तक हम लोग उनके हाथ में सही जानकारी ना रखें, हम तब तक हम उनसे करेक्ट एक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। तो सुब्रतो के साथ में मैंने काफी साल वो आईटी सेक्टर में काम किया था, माइंट्री में काम किया था। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आप इस आइडिया को ले जाएं फॉरवर्ड एंड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। तो मैं उनके साथ में जुड़ के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 2014 में। तो व्हाइट स्वान फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। और हम लोग कभी भी क्लिनिकल सर्विस में नहीं होंगे, ये हम लोग ने तय कर लिया था। और हमारा जो मिशन रहा है वो यही है कि मानसिक आरोग्य के संबंध में भारतीय कल्चर को और भारतीय पर्सपेक्टिव्स को लेकर सही जानकारी बनाएं, क्रिएट करें, और वो सही जानकारी किस तरह से डिफरेंट चैनल, अलग अलग चैनल के द्वारा
हर संभव हर आदमी के पास पहुंचाएं। और यही हम 6 साल से करते रह रहे हैं। तो हमने शुरुआत की थी एक बड़े इंटरनेट पे पोर्टल के साथ, जहां पे आज 6 लैंग्वेज में 6 डिफरेंट भाषाओं में भारत का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार मानसिक आरोग्य को लेकर उपलब्ध है, और वो लोग यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट लाखों लोग आजकल वो अपने जो डिसीजन लेते हैं उस पे, उससे पहले वहां पर आके उसको वो ज्ञान लेते हैं, देन उसके बाद में वो डिसीजन लेते हैं। तो उसके बाद उसके अलावा व्हाइट स्वान फाउंडेशन काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता आया है, काफी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ में, कॉलेज स्टूडेंट्स को लेके, स्कूल टीचर्स और हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी टीचर्स, काफी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ में कुछ हद तक काम किया है। अभी हमारा फोकस फिलहाल रहा है वर्कफोर्स के साथ में, किस तरह से कंपनीज मैनेजमेंट हो या कंपनीज में एम्प्लॉइज हो, उनको ज्ञान कैसे दें, ताकि उनकी वर्कफोर्स में मानसिक आरोग्य का प्रॉब्लम बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उसको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से वहां पे चेंज लाया जा सकता है। तो वहां पे हम लोग काफी काम कर रहे हैं। तीसरा हमारा काम यह रहा है कि जो सामान्य आदमी है, जिनको मानसिक आरोग्य का प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उनके साथ में ये कांटेक्ट रखना जरूरी है, उनके साथ में ये कनेक्शन और एंगेजमेंट बनाना जरूरी है कि मानसिक आरोग्य क्षेत्र में आप जो सामान्य आदमी होगा, आप सबसे पावरफुल स्टेक होल्डर हैं, सबसे पावरफुल आदमी है, क्योंकि आप इस संबंध में कुछ ना कुछ एक दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे सौरभ ने कहा था शुरुआत में कि हर आदमी ये सोचता है कि उसको मानसिक आरोग्य के बारे में सब कुछ पता है, और जो हम लोग स्टिग्मा के बारे में बात करें या किसी और विषय के बारे में, ये पूरा जो प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं, उसका जो रूट प्रॉब्लम है, जहां पर ये सामान्य आदमी का जो दृष्टिकोण है वो सही नहीं होता है। तो किस तरह से हम लोग, तो हम तीसरा काम कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग सामान्य आदमी के साथ में बात करें, जो ये सोचता है कि मुझे मानसिक रोग के साथ में कुछ लेना देना नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक पावरफुल दृष्टिकोण जरूर रखता है वो, उस दृष्टिकोण को कैसे चेंज करें। तो हम लोग उसमें काफी कैंपेन्स करते हैं, काफी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स करते हैं, एंगेजमेंट कैंपेन्स करते हैं। तो वो एक काम होता है। तो ज्ञान बनाना, ज्ञान को डिलीवर करना, और ये जो कॉमन मैन है, सामान्य आदमी है, उनको कैसे इस एंगेजमेंट में इंक्लूड करें, वो काम करते हैं। वाह मनोज, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और हम लोग लिंक शेयर करेंगे whiteswanfoundation.org के बारे में इस एपिसोड में, तो लोग भी देख सकते हैं किस तरह का जो नॉलेज क्रिएशन है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है मनोज, अब हम लोग आ जाते हैं ये हमारे कॉन्वर्सेशन पर ही, और हमें जानना था ये जो मानसिक रोगी हैं भारत में, वो क्या समय के साथ बढ़े हैं आपको लगता है, या फिर बस ये बात हुई है कि अब थोड़ा स्टिग्मा कम है तो शायद और लोग सामने आ रहे हैं, या फिर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? इसमें प्रणय ये देखिए, एक तो ये बात है कि हमारे पास ज्यादा इसमें रिसर्च नहीं हुआ है, तो इसलिए कंपैरेटिव स्टडी नहीं है हमारे पास कि अभी 2016 में जो लास्ट सर्वे हुआ था वो ये कंपेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पहले जो सर्वे हुआ था काफी साल पहले हुआ होगा। तो इसलिए हमको ये कितना बड़ा है या कितना कम हुआ है, किस क्षेत्र में बड़ा है, किस क्षेत्र में कम हुआ है, वो जानना मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग कर नहीं पाए हैं। जब तक हम ये नहीं तय करते हैं कि हर साल हमको इस तरह का सर्वे करना होगा, ताकि हम ये पता कर सकें कि कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, किस जगह में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो इसलिए सर्वे के आंकड़े को लेकर अगर हमें डिसाइड करें कि बढ़ रहा है नहीं, वो हम शायद नहीं कर पाए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि लास्ट 4-5 साल में काफी हद तक मानसिक आरोग्य को काफी लाइमलाइट मिला है, काफी हद तक उस पर लिखा गया है, लोग बात कर रहे हैं। पर्टिकुलरली आप देखें युवा पीढ़ी जो है, वो एक्चुअली काफी जो हमारा सामाजिक नॉर्म रहा है उसको नजरअंदाज करते हुए कहता है कि मैं जाके साइकियाट्रिस्ट से मिलने वाला हूं, मुझे ये कुछ लेना देना नहीं कि क्या कलंक है, क्या स्टिग्मा है, मैं मिलने वाला हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम। तो ये बड़ी अच्छी बात है युवा पीढ़ी में कि वो इस स्टिग्मा को तोड़ के हेल्प मांग रहा है। तो उस तरह के ट्रेंड हम देख रहे हैं कुछ जगह पे, यह नहीं कि सब जगह पे हो रहा है, और ये नहीं कि सब चैलेंजेस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है कि युवा पीढ़ी इस तरह का कुछ बिहेव कर पा रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है। तो कुछ ये बात सही है कि लोग अब सामने आने लगे हैं, ये डिमांड करने लगे कि हमें सर्विस चाहिए, किस तरह का सर्विस चाहिए। तो आप अगर ये देखो, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल ये होगा कि 3-4 साल में
जो ऑनलाइन कंसल्टिंग की जो बात करते हैं हम, जिस तरह से साइकोलॉजिस्ट पहले होते थे, हम लोग को उनके पास जाना होता था, अभी भी जाते हैं उनके पास में, ताकि हम उनके साथ में बैठ के सेशन कर पाए, उनसे मदद ले पाए हमारे मानसिक रोग को लेकर। लेकिन इंटरनेट के आने से और ये बात भी जरूरी है कि लोगों को अपना जो आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं तो वो उनके लिए सभी ऑनलाइन कंसल्टिंग काफी अच्छी बात होती है। तो ऑनलाइन कंसल्टिंग के जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है इंडिया में। तो मनोज, इसमें आपने जैसे बोला आजकल लोग जा रहे हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वाली चीज है जहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस साइकेट्रिस्ट की खूब है, कि सरकारी अस्पतालों में भी साइकेट्रिस्ट अब उपलब्ध हैं लोगों के पास जाने के लिए? अभी सर ये बात एक्चुअली आती है, हमारे पास देश में कितने मानसिक आरोग्य विशेषज्ञ हैं। तो उस विषय को लेकर काफी डिस्कशन हुआ है, काफी डिस्कशन होता है, क्योंकि वो जो आंकड़ा है वो काफी चिंताजनक है। बिकॉज काफी डिफरेंट डेटा है, लेकिन ऐसा मानना है कि आप अगर साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर सब लोगों को इकट्ठा करके आप अगर नंबर को देखें भारत में, तो अबाउट तकरीबन 15,000 लोग हैं। तो 10,000 कुछ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी उसी तरह के कुछ नंबर होंगे, 15,000 करीब नंबर होगा। तो पूरे 130 करोड़ आबादी, जहां पर करीबन 11% लोगों को मानसिक आरोग्य प्रॉब्लम है, वहां पे 15,000 मानसिक आरोग्य विशेषज्ञ हैं, तो वो काफी नहीं है। तो हम लोग अगर पूरा सरकारी संस्था, ये आप निम्हांस जैसे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को ले लें, या फिर सरकारी हॉस्पिटल को ले लें, या फिर निजी हॉस्पिटल को ले लें, सब मिलाकर भी देखें तो ये काफी नहीं है। जो हमारे पास जो विशेषज्ञ हैं वो काफी नहीं है। और अगर आप देखें कि कितना जरूरी है, अगर ये इतना बड़ा नंबर है, इतने बड़े तादाद में लोगों को प्रॉब्लम है, तो कितने विशेषज्ञ की जरूरत है, तो वो तो हम अपने जीवन काल में उस टारगेट को मीट नहीं कर पाएंगे। तो ये समझना जरूरी है कि सोल्यूशन जो है वो विशेषज्ञ के नंबर को बढ़ाने से नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो उसके बारे में मनोज और भी बात करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मुझे जानना है इसके बारे में। पर आम लोगों पे जैसे आपने बोला कि ये जो 10.8% नंबर है, उसमें भी 10% लोगों या तो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और 0.8% को और सीरियस प्रॉब्लम्स है। तो ब्रॉडली हम लोग कैसे विभाजित कर सकते हैं मानसिक रोगों को, जिससे कि हमें बेहतर समझ सके इस बारे में? कुछ शायद जेनेटिक होंगे, कुछ लाइफ स्टेज रोग होंगे, तो आप कैसे क्लासिफाई करते हैं इसे? प्रणब, देखिए, एक तो लॉजिक को देखने तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक ये तरीका हो सकता है कि कारण क्या है। तो विशेषज्ञ जनरली 3 कारण बताते हैं कि हमको मानसिक रोग हो सकता है। पहला तो जेनेटिक्स है, जहां पर हमको हमारे पूर्वजों से, हमारे जो जीन्स में कुछ ऐसा बात हुआ होगा जिसके कारण मुझे मानसिक रोग हो सकता है। और ये नहीं, जरूरी नहीं है कि मुझे मेरे पिताजी को हुआ था या माताजी को हुआ था इसलिए मुझे भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो इसको, ये जो बड़े तौर पे इसको बायोसाइकोसोशल मॉडल कहते हैं, जहां पे बायोलॉजी है, जहां पे जीन्स है, वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा कारण ये होता है जहां पर साइकोलॉजी की बात होती है, जहां पर मैं एक यूनिक इंसान, और जिस तरह से मेरा जो मस्तिष्क जिस तरह से वायरिंग है उसमें, जिस तरह से बना है, वो डिसाइड करता है कि मुझे कुछ मानसिक रोग हो सकता है कि नहीं। मेरा पर्सनालिटी को लेके या मेरा मूड को लेके, उस तरह से बिहेवियर को लेके, वो एक है। तीसरा जो है वो है वातावरण, एनवायरनमेंट, और वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है एक्चुअली। क्यों ये महत्वपूर्ण कारण है? क्योंकि जीन्स ले लीजिए या फिर आप साइकोलॉजी ले लीजिए, जिस तरह से मेरा मस्तिष्क वायर्ड है, उसमें काफी कम कंट्रोल है हमारे पास एक्चुअली। कितना कंट्रोल है? बहुत कम कंट्रोल है। लेकिन वातावरण पे हमारा बहुत कंट्रोल है। तो किस तरह के वातावरण में मैं बड़ा हुआ हूं, मैं जी रहा हूं, किस तरह का सामाजिक वातावरण हो या फिर किसी भी तरह का वातावरण हो, वो काफी हद तक मेरे मानसिक स्वास्थ्य को डिसाइड करता है। तो इसलिए काफी जो हम लोग, ये हर डिस्कशन में मैं ये कहता हूं कि एनवायरनमेंट को जो हम लोग जिस तरह से फोकस कर पाएंगे, जितना फोकस कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। कि क्या, फॉर इंस्टेंस, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि
बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होगा बच्चे लोगों के स्कूल में, फॉर इंस्टेंस स्कूल या क्लास में एक वातावरण को बनाना टीचर का एक अहम रोल होता है उसमें। तो टीचर ये अगर क्या टीचर के पास ये ज्ञान है कि मानसिक आरोग्य एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मेरे जो क्लास में किस तरह का एनवायरनमेंट मैंने बनाया, वातावरण बनाया है जहां पे लोग बच्चे एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, स्वस्थ रहते हैं मानसिक तौर पे, और अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो मेरे से बात कर सकते हैं। तो वो एक वातावरण क्रिएट करने में जो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनका बड़ा रोल होता है। जैसे यहाँ पे टीचर्स की बात की हमने, तो टीचर्स को समझना कि अच्छा यहाँ पे मुझे एक अच्छा वातावरण देने की जरूरत है ताकि ये 10 साल में बच्चे लोग अपना मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बना पाए। तो उस तरह से हर एक वातावरण में, जैसे एक मैनेजर हो एक काम के एनवायरनमेंट में, ऑफिस में, मैनेजर को ये समझना चाहिए कि अच्छा वातावरण बनाना जरूरी है। मुझे ऐसे पर्सनल लेवल पे मुझे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए कि मैं किस तरह के वातावरण में जीना चाहता हूँ, जी रहा हूँ। तो मनोज, ये क्लासिफिकेशन तो बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छी तरीके से आपने समझा है कैसे अलग अलग कारणवश ये चीजें होती है। तो इससे ही जुड़ा हुआ सवाल है मनोज, क्या ऐसी आम धारणाएं हैं जो आप एनकाउंटर किया है आपने आपके एक्सपीरियंस में मेंटल इलनेस के बारे में, और क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को लगता है पर वो सही नहीं है बिल्कुल? ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रणय, बिकॉज मैं फिर से वो सौरभ की बात लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक मीटिंग में, हर एक सेशन में मैं यही पॉइंट से शुरू करता हूँ। मैं उनसे एक्चुअली काफी लोगों से पूछता हूँ कि एक्चुअली एक स्टोरी बताता हूँ कि अगर हम किसी भी एक व्यक्ति को रोड पे या कहीं पे रोक लें, पूछें कि आपको क्या कार्डियोवास्कुलर डिसीज पे कुछ मालूम है क्या, हार्ट के बारे में कुछ मालूम है क्या, या कुछ कैंसर के बारे में मालूम है क्या, तो वो कहेंगे यार थोड़ा बहुत मालूम है लेकिन ज्यादा तो नहीं मालूम है मुझे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, जो कहते हैं वो कर लूंगा मैं। उसी आदमी से अगर आप पूछो कि मानसिक रोग के बारे में आप जानते हो, हाँ भैया मुझे तो सब कुछ मालूम है इसके बारे में, यही इसी तरह का रिएक्शन आता है ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें ये लगता है कि मुझे सब कुछ मालूम है। अब वो अभी आप उसको अगर थोड़ा खुदेरे देखें कि क्या है वो मालूम जो कहते हैं हम, कुछ जानकारी जो कहते हैं हम, क्या है वो जानकारी? सामाजिक तौर पे जिस तरह के हम लोग ने भावनाएं और जिस तरह के हम लोग ने दृष्टिकोण बनाए हैं उस पर आधारित है, उसको हम लोग जानकारी का नाम देते हैं। और फिर ये हम लोग उनके साथ में बैठ के ये उनको समझाते हैं कि देखो जानकारी नहीं कहना चाहिए उसको, उसको आप दृष्टिकोण कहिए। और उस दृष्टि, क्योंकि किसी ने आपको ये बताया है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है, सबसे बड़ा सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल ये है कि मानसिक रोग संक्रामक है, मतलब ये फैल जाता है। भैया किसी को डिप्रेशन है, उसको डिप्रेशन है, साथ में मत बैठो तुमको भी हो जाएगा। ये बड़े बड़े, या फिर कोई माताएं या पिताजी बोलते हैं अच्छा मैंने देखा तुम उस बच्चे के साथ में खेल रहे थे, उसको थोड़ा सा स्लो लर्निंग का प्रॉब्लम है, या ऐसा है, मत खेलो उनके साथ में। तो ये सब जानकारी नहीं है, ये सब धारणाएं हैं, ये सब दृष्टिकोण है। और ये समझने की जरूरत है कि अच्छा इसको चेंज करें, इसको बदलें, इसको हम लोग आगे नहीं लेके जाएं, इसको हम लोग नेक्स्ट पीढ़ी को जो हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएं, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे काफी काफी मिथ्स हैं हमारे, काफी काफी तरह के हम लोग इस तरह के दृष्टिकोण हम लोग लेके चलते हैं मानसिक रोग के संबंध में। तो मनोज, इसमें आपको क्या लगता है कि ये क्षेत्र में, जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में हमारी कुछ पुरानी धारणाएं थी जो कि लोग एक व्यवहारिक तौर पे जिसको कहते हैं ज्ञान अर्जित करते हैं, जी, है ना? तो एक व्यवहारिक तौर पे कोई भी समाज में एक, जैसे किसे कहते हैं ना, एक कॉमन सेंस टाइप की चीज डेवलप होती है। आपने कुछ चीजें देखी हैं भाई, इंसान तो हजारों साल से जी रहा है, तो वो जीते जीते देखता है कि ऐसे चीज हो रही है, ऐसे हो रही है, तो शायद ऐसे हो रही होगी, और कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है। और फिर हमें समय के साथ में समझ में आया, और खासकर पिछले 100 साल में तो बहुत सारी नई नॉलेज निकल के आई है, क्योंकि एक जिसको कहना चाहिए एक साइंटिफिक मेथड निकल के आया है, तो लोग हर चीज को परखना अच्छे से सीख गए हैं कि अगर ये सवाल पूछना कि ये जो धारणा है ये सही है या गलत है, इसके हम एक प्रोसेस के साथ एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये सही है या गलत है। तो ये मानसिक रोग के फील्ड में ऐसी क्या नई चीज हमने सीखी है, आप कहेंगे कि पिछले 100 साल में या पिछले 30 साल में कोई ऐसी फंडामेंटल ब्रेक थ्रू हुआ है क्या, जिससे हमको समझ में आया कि अरे ये तो हमें पता नहीं था। इसमें जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे पहले हम सबको लगता था कि अल्सर जो है वो स्ट्रेस से होता था,
जी लेकिन 1980s वगैरह में पहली बार एक साइंटिस्ट ने ढूंढा कि एक बैक्टीरिया से होता है, और अब उसकी आप दवाई खा के उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। ये एक नई चीज थी एकदम, और उससे हमको पता चला, तो ये एक तरीके की नई नॉलेज निकल के आई, और पता चला कि स्ट्रेस से एग्रेवेट होता है, होता नहीं है। तो ये मानसिक रोग के फील्ड में ऐसे आप, अगर आप कोई ब्रेक थ्रू बोलना चाहेंगे, तो ऐसा आपको कुछ दिखता है क्या कि ऐसे कोई ब्रेक थ्रू हुए हैं जो कि हमारी, जिसने अंडरस्टैंडिंग या मेंटल मॉडल ही चेंज कर दिया है मानसिक रोग का, लेकिन आम सामान्य जीवन में वो मेंटल मॉडल अभी भी है? सौरभ, इसमें जहाँ तक मुझे समझ में आया है, और मैं ये भी इस बात पे काफी चर्चा मैंने डॉक्टरों से की थी, तो उसमें एक तो ये है कि मानसिक आरोग्य के एरिया में 100 साल में काफी कुछ मालूम हुआ है हमको। और सबसे बड़ी बात यह है कि मस्तिष्क को भी समझने में काफी रिसर्च हुआ है, और इसमें काफी समझ पाए हैं एक्चुअली। फिर भी डॉक्टर ये कहते हैं कि अभी भी काफी कुछ समझना बाकी है। जी। तो वो एक बात है, लेकिन जो समझा है उस पे, तो फॉर इंस्टेंस अभी जस्ट एक एग्जांपल दें कि साइकेट्री जो फील्ड है वो भी काफी डेवलप हुआ है। जिस तरह से वो अभी दवाइयां देते हैं, दवाइयां जिस तरह से काफी असरदार दवाइयां आती हैं, तो वो सब काफी इवॉल्व हुआ है, काफी डेवलप हुआ है वहां पर। जैसे अभी एक एग्जांपल अगर यहाँ पे देंगे, उन्होंने भी काफी अपने जो दृष्टिकोण बदले हैं, अपने कुछ विचार बदले हैं, 20-25 साल में काफी बदले हैं। एक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दूं, मैं साइकेट्रिस्ट से बात करता हूं तो कुछ 40 साल पहले जब वो लोग प्रैक्टिस करते थे, कुछ कहते हैं कि सेक्स चेंज का जो बात होता है, या कन्वर्शन थेरापी कहते हैं, कि अगर किसी, जहाँ पे कुछ कन्वर्शन थेरापी कहते हैं, जहाँ पे कि कोई अगर ये दृष्टिकोण रखता है कि अलग लिंग का व्यवहार, उनका जो ओरिएंटेशन होता है, तो वहां पर पहले ये मानना था कि कन्वर्शन थेरापी का थेरापी जैसा होता था, तो वो थेरापी देंगे तो उनका दृष्टिकोण जिस तरह से नेचुरल होना चाहिए, जिस तरह नेचुरल नहीं होता है, तो हर चीज नेचुरल होता है, तो उनके दृष्टिकोण में ये नेचुरल है, तो इसलिए थेरापी देंगे तो उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। वो पहले ऐसा दृष्टिकोण होता था, लेकिन अभी काफी साइकियाट्रिस्ट समझ गए हैं, साइकोलॉजिस्ट समझ गए हैं, नहीं होता है ऐसा, कन्वर्शन थेरापी नहीं होना चाहिए। तो अभी ये देखिए, किस तरह से ये काफी बड़ा माइलस्टोन रहा है एक्चुअली इस मानसिक आरोग्य के क्षेत्र में, कि किस तरह से कन्वर्शन थेरापी को अभी साइंस नहीं मानता है कि नहीं करना चाहिए, इसको नहीं आगे लेके जाना चाहिए। तो आज अगर साइकियाट्रिस्ट से पूछेंगे तो वो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, अगर ये ऐसा मानते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करें, तो हमारा दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए उस पे एक्चुअली। तो ऐसे काफी एरिया है जहां पे उन्होंने क्लिनिकल एरिया में काफी डेवलपमेंट पाया है। तो मेडिसिन हो या थेरापी हो या साइकोलॉजी का जो प्रोसेस हो, उस लेवल पे काफी ट्रीटमेंट एरियाज बड़े हैं, काफी इफेक्टिव हुए हैं। उस अलग एरिया में जहां पे उन लोगों ने अपना दृष्टिकोण भी चेंज किया है, अपने जो रिसर्च जो फाइंडिंग्स है उससे काफी उन्होंने अपने जो अप्रोचेस चेंज किए हैं। तो ये दोनों ही बात बहुत जरूरी बात है एक्चुअली, कि एक साइड में साइंस यूज किया है, दूसरे साइड में वो लोग ने अपने आपको ये माना है कि नहीं, हम जो कह रहे थे पहले वो रॉन्ग है और ये सही है, और कैसे हम नए तरीके से इसको और शायद इतनी दवाइयों का यूज होने का ये भी समझ में आता है कि शायद काफी सारी इन बीमारियों का केमिकल बेसिस भी है, या फिर एटलीस्ट केमिकल इंटरवेंशन से आपकी चीजें चेंज हो सकती हैं। तो एक तरह से बिहेवियर और हार्मोनल और जिसको, या फिर बाकी आपकी बॉडी में किस तरीके की चीजों का इम्बैलेंस हो गया हो, वो भी चीजें इस तरीके की मानसिक रोगों को क्रिएट कर सकती है। इसमें एक बात जानना जरूरी है कि दवाइयों की जो बात, जैसे अगर मैं मरीज हूं तो मुझे अगर किसी डॉक्टर ने दवाई दी है, तो हमें बहुत कम ऐसा कुछ सिचुएशन होगा जहां पे ये जानना जरूरी होगा कि वो दवाई क्या करता है। अगर मैं डॉक्टर पे विश्वास करता हूं और उस ट्रीटमेंट के जो अप्रोच है उस पर विश्वास करता हूं, तो मुझे वो दवाई ले लेनी चाहिए। और फिर डॉक्टर के पास जाके बोलना चाहिए, देखो ये हुआ है, ये ठीक हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि सामान्य लोग, मेरे जैसे सामान्य लोग, जहां पे हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग को इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये दवाई क्या करती है, क्या केमिकल बैलेंस करता है, इम्बैलेंस करता है कि क्या करता है। जी जी जी, नहीं, जैसे हार्ट डिजीज वाला आदमी बोलता है ना, मैंने ब्लड थिनर ले लिया जी तो उस लेवल का अगर मेंटल मॉडल नहीं है लोगों के दिमाग में, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना ट्रीटमेंट।
नहीं, तो उसमें भी काफी आप देखो तो जैसे रिसेंटली माँ को डायबिटीज का जो मेडिसिन था वो डबल डोज कर दिया, तो सडनली कॉल आया कि देखो लो शुगर हो गया है। अब हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो लो शुगर हो गया है? हमें प्रॉब्लम है, सिम्टम है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सिम्टम नहीं है। तो हम लोग किस तरह से उसको, इसीलिए मैं बड़े केयरफुली ये कह रहा हूं कि हम लोग को ये दवाई का जो केमिकल एस्पेक्ट है वो, ये केमिकल इम्बैलेंस है वो क्या है, वो सब डॉक्टर पे पास छोड़ देना चाहिए। हम लोग को ये समझना जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं और कहाँ पे ये चैलेंजेस है जिसको हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, मेरा क्या रोल है उसमें। क्योंकि यार मानसिक, यार पर्टिकुलरली ये जो मानसिक आरोग्य के क्षेत्र में इतने अदर एरिया में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना बड़ा जरूरी है, बजाय इसके कि हम लोग ये समझे कि वो मेडिसिन, ये दवाई क्या करता है, दवाई से क्या साइड इफेक्ट। लेकिन इतना लेकिन शायद समझ सकते हैं कि दवाइयां भी एक, क्योंकि जैसे घर में तो लोग सिर्फ इस तरीके की, अगर कोई थोड़ा डिप्रेस्ड है या कुछ है तो जाओ जाके थोड़ी बाहर खुली हवा खा के आ जाओ, या उनको लगता है कि सिर्फ ये वातावरण की वजह से है, या फिर आपने खुद पे ही, ये सिर्फ सिचुएशनल है, या सिर्फ ये व्यवहार की वजह से है। लेकिन ऐसा नहीं है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और आप ठीक कह रहे हैं, सेल्फ डायग्नोस तो नहीं करना चाहिए, ये डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए। और दूसरी एक बात ये भी है सर, क्यों ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दवाई के बारे में इस तरह का दृष्टिकोण रखना कि काफी जो ट्रीटमेंट होता है मानसिक आरोग्य रोग में, वो दवाई की जरूरत नहीं होती है, वहां पे दवाई की जरूरत नहीं होती है। तो ये आप को ये पहले पुराने आपको स्टोरी याद होगी कि यार वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, कुछ भी दवाई नहीं दिया, तो उस तरह का अगर हम लोग रिएक्ट करें वो भी गड़बड़ है, तो वो भी गड़बड़ है ना। ये सिर्फ एक टूल किट है जो कि आ गई है डॉक्टर के पास, लेकिन बाकी भी अलग अलग टूल किट है। और शायद एक ये भी चीज है कि मानसिक रोग इतना शायद ब्रॉड वर्ड है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि शायद इसको एक साथ, आई मीन एंजाइटी और डिप्रेशन शायद, आई मीन एक चीज से दूसरी हो सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर जिसको आपने कहा बीमारियां, इनको एक ही लपेटे में तो शायद नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। करेक्ट। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मनोज, ये तनाव और स्ट्रेस का कितना रोल है, क्या रोल है इन सब चीजों में, आप किस तरह से देखते हैं? आपने तो जैसे बताया कि या तो स्ट्रेस जनरेट कर सकता है या फिर इंटेंसिफाई कर सकता है सिचुएशन में, तो आप कैसे देखते हैं तनाव और स्ट्रेस के रोल को? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये समझना जरूरी है हम लोगों को। ये मैंने भी काफी देर बाद समझा है एक्चुअली, काफी लोगों से बात करके जब हमने इस एरिया में, क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जब हमने समझा है। तो देखिए तनाव जो बात है वो हर इंसान में होना जरूरी है, ये पहले हम समझ लें। हाँ। और तनाव नहीं होगा तो क्या होता है, जब हम तनाव में नहीं होते हैं तो जैसे अगर सामने से बस आ रहा हो, अगर मुझे तनाव नहीं हो तो मैं खड़ा रहूंगा ना, तो वो करेक्ट नहीं है। क्योंकि मुझे तनाव होगा तो फिर मुझे लगता है अच्छा तो उसको नहीं, मैं यहाँ नहीं खड़ा रहना चाहिए, मुझे हट जाना चाहिए। तनाव को थोड़ा ऐसे पॉजिटिव कि हमें थोड़ा सा तना हुआ रहना चाहिए और ये अच्छी बात है। और जैसे पेड़ जो तना हुआ होता है वो अच्छा लगता है ना, वरना तो लचक के गिर जाएगा ना। तो ये जरूरी है कि हम समझे कि थोड़ा सा स्ट्रेस ही होता है जहां पर मुश्किल समय में अच्छा डिसीजन लेने, सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये हुआ स्ट्रेस का अच्छा साइड। अब अगर कुछ भी चीज, अब स्ट्रेस को ही क्यों ले, किसी भी चीज को काफी ज्यादा तादाद में या काफी देर तक रखें तो अच्छा नहीं होता ना। तो वही होता है तनाव में भी। तनाव अगर आप अपने पास में काफी देर तक रखें, किसी भी कारण से वो ट्रिगर हुआ हो, किसी भी कारण से वो आया हो, लेकिन वो अगर काफी लंबे अरसे तक हमारे साथ रहता है तो वो अच्छा नहीं होता है। और काफी ज्यादा तादाद में बढ़ता रहता है तो भी वो अच्छा नहीं होता है। और ये बाकी और भी कारण होते हैं, लेकिन अगर तनाव को ही देखें तो तनाव इस तरह से अगर आप ज्यादा देर तक रखते हैं आपके साथ में और उसको बढ़ने देते हैं तो वो किसी ना किसी मानसिक रोग की तरफ, ये नहीं कहता हूं कि मानसिक रोगी होगा, बट रोग की तरफ हमें ले जा सकता है। तो इसीलिए ये बहुत जानना जरूरी है हमें कि अच्छा ये तनाव तो हद से ज्यादा हो रहा है, ये यहां तक नहीं जाना चाहिए, क्या करें। तो ये ज्ञान कि देखो इस तनाव को मैं अगर और लेके जाऊं तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं लेके जाना है मुझे। क्या मैं इस तनाव को यहां पर अपने ही कोशिश से रोक सकता हूं, और अगर नहीं रोक सकता हूं तो क्या मैं किसी की मदद ले सकता हूं, ये सोचना हमें बहुत जरूरी है।
पर मनोज, इससे जुड़ा हुआ यही है कि प्रॉब्लम ये होता है कि हम सब लोग सोचते हैं हमारा जो थ्रेशोल्ड है तनाव मैनेज करने का वो अलग अलग है, जी और इसीलिए हम लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ये भी है, जो भारत में युवा डेमोग्राफिक में सुसाइड रेट भी काफी ज्यादा है दूसरे देशों की तुलना में, तो शायद इसमें भी स्ट्रेस और तनाव का रोल होगा कुछ। और क्या इसका मतलब ये है कि हमारे युवा वर्ग काफी स्ट्रेस से एक्सपोज है और वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कब उन्हें मदद लेना चाहिए? और मनोज, इसमें एक रिलेटेड सवाल मैं जी पूछना चाहता हूँ कि सुसाइड जो है वो, आई मीन स्ट्रेस और डिप्रेशन एक अलग अलग चीजें हैं। तो सुसाइड स्ट्रेस से रिलेटेड है कि डिप्रेशन से, या दोनों से? तो हम अभी एक्चुअली बात कर रहे हैं एकदम अलग टॉपिक पे, जो है सुसाइड प्रिवेंशन या सुसाइड या आत्महत्या। वो इसमें सबसे पहली अहम बात समझने की ये जरूरत ये है कि आत्महत्या को मानसिक रोग के लेंस से ही नहीं देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि एंड ये बात पर्टिकुलरली भारत के संदर्भ में काफी रेलेवेंट है, क्योंकि आधे से कम जो सुसाइड के कारण लोग मरते हैं उनमें मेंटल हेल्थ या मानसिक आरोग्य का एक कारण हो सकता है। आधे से ज्यादा लोगों में ये मानसिक रोग का कोई लक्षण नहीं देखा गया है। अच्छा, तो ये आप अच्छी यहाँ आपने बात यही बताई। आंकड़े में देख लीजिए ना, कि यही आंकड़े में देख लीजिए कि किस तरह से मानसिक रोग एक जरूरी रीजन नहीं होता है सुसाइड या आत्महत्या में। और इसीलिए हमें ये हर बार ये समझना जरूरी है कि देखो, कि जब हम किसी एक रिपोर्ट को पढ़ते हैं, किसी एक केस को या समझते हैं, या फिर न्यूज को लेते हैं कि अच्छा सुसाइड हुआ है, कोई प्रयत्न हुआ है या कोई मरा है, तो तुरंत हम लोग कहते हैं कि अच्छा क्या मानसिक रोग हुआ है। नहीं, वो करेक्ट नहीं है। आत्महत्या एक बड़ा ही संकीर्ण विषय है, और उसमें काफी फैक्टर्स हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है उसमें, बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है। तो उसको हम लोग एक ही लेंस से समझने से क्या होता है उसमें, कि हम उसको स्टीरियोटाइप कर देते हैं। उसको कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, तो यही होगा, तो यही रीजन है, चलो अच्छा। तो वो हाँ, जैसे जैसे सबसे बड़ा एकदम गलत हम लोग का दृष्टिकोण होता है कि कमजोर आदमी होगा। कितना कितना गलत है यहाँ पे, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये दृष्टिकोण एकदम गलत है। उस तरह से हम लोग के काफी, हम लोग के जो भावनाएं हैं इस पे, या फिर या किस तरह से हम लोग इसको बात नहीं करना चाहते हैं सब्जेक्ट पे, फिर भी हम लोग को लगता है कि हमारे पास काफी जानकारी है। ये सब हटाने की बहुत जरूरत है जहां जहां तक आत्महत्या की बात होती है। क्योंकि इसमें देखिए ना, काफी अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे हुआ सामाजिक कारण होता है, जैसे, या फिर इकोनॉमिक रीजन होता है, शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक रीजन में काफी केसेस होते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन में होता है काफी, जो हम लोग कहते हैं LGBTQIA में, उसमें तो काफी इसमें ये समझना जरूरी होता है कि किसी एक आदमी का प्रोफाइल हो किसी भी तरह का, तो कितने हद तक उसका रिस्क बना रहता है, सुसाइड का रिस्क बना रहता है। तो स्टडीज जो हम करते हैं, काफी सर्वेज बताते हैं कि इस तरह के प्रोफाइल के लोगों में सुसाइड या आत्महत्या का जो संभावना है वो काफी उच्च होगा, काफी ज्यादा होगा। इसीलिए हमको उसका निवारण कैसे करें, उसको कैसे प्रिवेंट करें, और वो हमारा काम होना चाहिए। अच्छा देखो, इस एरिया में, इस कम्युनिटी में, इस तरह के पर्सन, इस आदमी में हम लोग को लगता है कि चांसेस ज्यादा है, इसीलिए उसको किस तरह का मदद, उन लोग के लिए किस तरह का मदद, किस तरह का निवारण का स्टेप्स लेने चाहिए और क्या करना चाहिए। तो एज ए पर्सनल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, हर एक एरिया में होना चाहिए काम। तो वो अब युवा पीढ़ी ले लीजिए कि एक्चुअली डेटा काफी है हमारे पास, डेटा काफी है। डेटा जैसे मैंने पहले बताया, 50% से कम लोगों में मानसिक रोग पाया गया इस कारण। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि 18 से 39 वर्ष के जो एज होता है, एज ब्रैकेट होता है, उसमें आत्महत्या पीक पाया गया है इंडिया में। और आत्महत्या महिलाओं में 18 से 39 के जो एज के जो ब्रैकेट में, महिलाओं में नंबर 1 कारण रहा है इंडिया में। और ये काफी, आई मीन, ये सब काफी गंभीर आंकड़ा है एक्चुअली। और पुरुषों में आत्महत्या नंबर 2 रीजन रहा है। सो ये
और उसमें महिलाओं में काफी अलग अलग रीजन है। डोमेस्टिक वायलेंस ले लीजिए या फिर सोशल बाकी के जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट हैं वो ले लीजिए। पुरुषों में अल्कोहलिज्म जैसा हो सकता है, एक रीजन होगा। तो ऐसे काफी अलग अलग रीजन रहे हैं, सिर्फ मानसिक रोग के लेंस से देखना करेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये नंबर तो ज्यादा पाया गया है, लेकिन ओवरऑल कारण शायद बहुत सारे होंगे, लेकिन ये कारण हिंदुस्तान में ही ज्यादा क्यों पाए गए हैं मनोज? ये वाला जो एज ग्रुप है आपने जैसे बताया 18 से 40 वाला, इसमें बाकी देशों के मुकाबले में हिंदुस्तान में ज्यादा सुसाइड हैं, तो कोई इस चीज की वजह होगी? इसके ये अभी भी हमारे लिए मिस्ट्री है, या हमको मालूम है, या हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये दो बातें हैं इसमें एक्चुअली सर। एक ये बात तो है कि ये कहते हैं हम कि भारत सुसाइड कैपिटल रहा है विश्व का, में सबसे ज्यादा सुसाइड यहाँ पे होता है। लेकिन ये बात भी, मैं जब आपको ये पहला आंकड़ा दे रहा था कि 50 से कम प्रतिशत लोगों में मानसिक रोग पाया गया है, वो हमारे जो तुलना में काफी जो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में है, जहाँ पे 80% तक लोग जो सुसाइड से जिनका देहांत होता है वो उनमें मानसिक रोग पाया गया है। तो उनका देखिए कंप्लीटली शिफ्ट होता है वहां पे ट्रेंड एक्चुअली। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ठीक है, मानसिक रोगी को समझना जरूरी है, जहां पे आत्महत्या के जो डिस्कशन होता है। लेकिन भारत में काफी काफी अलग अलग रेंज होता है, बड़ा रेंज है एक्चुअली, बड़ा रेंज है। तो बाकी बेसिकली आप कह रहे हैं कि शायद सामाजिक या इकोनॉमिक रीजंस यहाँ पे ज्यादा ओवरशैडो कर रहे हैं। ओवरशैडो करता है, और इसीलिए हमें सॉल्यूशन जब हम उसको ढूंढते हैं आत्महत्या का, तो उस एरिया को भी इंक्लूड करना जरूरी है। मानसिक रोग को ही हम लोग ट्रिगर समझ के वहीं पर सॉल्यूशन ना ढूंढे, ये मैं कह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी चीजों का, इन चीजों का जो हल है वो शायद सामाजिक सॉल्यूशंस में है, सामाजिक सॉल्यूशन में भी है। और तो जैसे अभी आर्थिक में देखिए ना, आर्थिक में भी काफी आर्थिक रीजन हो सकते हैं, काफी तरह के हैं एक्चुअली। और वो तो हम लोग कैसे समझा, हम एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था कहीं पे कि किसानों के कम्युनिटी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी किसी ज्योग्राफी में आत्महत्या का जो ट्रेंड होता है, मतलब आत्महत्या के जो कोशिश होते हैं ज्यादा होता है। तो कहीं जगह पे किसी एनजीओ ने ये सब भी एक्सपेरिमेंट किया था कि जो आत्महत्या करने के जो टूल्स होते हैं उसको कैसे किसानों से दूर रखा जाए। तो जैसे इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, तो उसको सबको किसानों को घर में रखने की अनुमति नहीं होती है किसी गांव में सब। तो ऐसे काफी अलग अलग तरीके से सोच के सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इसमें देखिए, इसमें मानसिक रोग के सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि जो टूल्स को हम लोग अलग रख पाए तो क्या हम, क्योंकि क्या होता है ना, आत्महत्या में वो जो क्षण होता है, आखिरी क्षण, उसमें हम लोग किस तरह से उनको थोड़ा समय दे पाए, थोड़ा सोचने के लिए और हेल्प सीख करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, तो वो बहुत जरूरी होता है। अगर उनको टूल नहीं हो उनके पास, तो शायद वो हम लोगों के पास जाके बोल सकते हैं कि अच्छा, मुझे मदद की जरूरत है, मैं ये सोच रहा था और मुझे मदद कीजिए एक्चुअली। तो उस तरह के काफी अच्छे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और जरूरी है कि हम समझें वो सामाजिक ट्रिगर्स क्या है, वहां पे सॉल्यूशन ढूंढ पाए। ये मनोज, एक जो टॉपिक जिसके बारे में शायद हिंदुस्तान में कम डिस्कशन होता है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उसके बारे में कुछ बताइए। जी, अब डिप्रेशन जो अवसाद की बात होती है, वो हर एक तो हर व्यक्ति विशेष में अलग अलग तरीके से वो दिखता है एक्चुअली, किस तरह से वो बाहर आता है। और उसके अलावा हर एक कम्युनिटी में डिफरेंट अलग अलग तरीके से होता है। बच्चों में अवसाद अलग तरीके से होगा, बुजुर्गों में अलग तरीके से होगा। उसी तरह से ये पाया गया है कि महिलाओं में प्रसव के तुरंत बाद ये संभव है कि कुछ महिलाएं तुरंत या कुछ समय में अवसाद के एक एरिया में चले जाते हैं, उनको डिप्रेशन हो सकता है। अब देखिए, मैंने डिप्रेशन यूज किया है, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं होता है कि वो उसको डिप्रेशन कहते हैं। जिस तरह के वो मूड में, जिस तरह के वो बिहेवियर में चले जाते हैं प्रसव के तुरंत बाद या कुछ समय पश्चात, वो उनको मालूम ही नहीं होता है कि ये, जैसे ये कहते हैं कि माँ बनते ही उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि लोग कहते हैं बच्चे को उठाओ, बच्चे को रखो। वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे को उठाएं कुछ महिलाएं, बट ये उनको समझ में नहीं आता है कि ये एक प्रॉब्लम है।
ये एक प्रॉब्लम है जिसके लिए उनको उनके डॉक्टर से बात करना चाहिए, उनके डॉक्टर को मानसिक आरोग्य विशेषज्ञ की तरफ भेजना चाहिए। ये सब जानकारी होती नहीं है जनरली, और काफी महिलाओं में ये पोस्टमार्टम का मतलब होता है प्रसव के बाद, और पोस्टमार्टम डिप्रेशन प्रसव के बाद का अवसाद। तो ये होता है, और ये निमांस में काफी रिसर्च हुआ है इस बात में, और एक क्लिनिक भी है वहां पर, पेरिनेटल बोलते हैं जिसको। पेरिनेटल में का मतलब है जो प्रसव के दौरान और कभी भी ये डिप्रेशन का स्टेज आ सकता है, और उस टाइम पे जो मानसिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको लेकर एक क्लिनिक बना है वहां पर, काफी अच्छी रिसर्च हुआ वहां पर। तो उनके साथ में हमने भी काम किया है काफी ज्ञान बनाने में और बांटने में। तो यहाँ पे ना ही महिलाएं ना ही माएं, पर उनके अलावा उनके जो परिवार के बाकी सदस्य हैं उनको भी ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से हम उनका जो स्ट्रेस है वो कम कर पाए, किस तरह से हम ये डिटेक्ट कर पाए कि वो माएं शायद पोस्टमार्टम डिप्रेशन, अब आप उसको नाम ही ना दे चलेगा, लेकिन लगता है कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं यहाँ पर, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ शायद वो काफी दुखद फील कर रहे हैं, तो डॉक्टर के पास ये बताना जरूरी है, या फिर किसी मानसिक आरोग्य विशेषज्ञ के पास जाना जरूरी है। क्योंकि हमारे पास लाइक सबसे नेचुरल टेंडेंसी ये रहा है कि अच्छा माँ बन गए हो यार, आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो सातवें आसमान पे होना चाहिए आपकी खुशी, तो एक्चुअली ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है समझना। सबको जरूरी है, जो पिता बने हैं उनको भी, और बाकी के नजदीकी रिश्तेदार हैं उनको भी समझना जरूरी है। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, अक्सर बोल रहे हैं कि जैसे आपने बोला ही कि विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए, ये शायद घूम फिर के उसी टॉपिक पे आ रहे हैं, लेकिन शहरों में तो जैसे हम निम्हांस का अक्सर नाम लिया हमने, और निम्हांस तो बहुत हिंदुस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इस चीज में, तो बैंगलोर में रहने वाले लोगों के लिए तो एक गो टू प्लेस है कहना चाहिए, कि जहां आप हमेशा आप बेसिकली वर्ल्ड्स बेस्ट के पास जा सकते हैं इस चीज के लिए। और शायद बाकी थोड़े बड़े शहरों में भी ये सब है, लेकिन आप अगर कोई भी थोड़े से भी टियर 2 टाउन में है या छोटे शहर में है तो कोई क्या करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एक्चुअली सर, क्योंकि यहाँ पे अभी भी भारत में पूरा सोल्यूशन नहीं है काफी, क्योंकि हम जैसे कहा था कि विशेषज्ञ की मात्रा बहुत कम है। अगर आप मानसिक रोग से ग्रस्त लोगों की तुलना में उसको देखें तो छोटे शहरों में, अब छोटे शहरों में ही क्यों, एक्चुअली बड़े शहरों में भी मानसिक रोग के विशेषज्ञ नहीं है काफी तादाद में। बैंगलोर ही में आप ले लीजिए, बैंगलोर की हम बात करते हैं, बैंगलोर में निम्हांस है, हर कोई आदमी निम्हांस नहीं जा पाता है, क्योंकि निम्हांस में, क्योंकि जैसे अभी गंभीर जो रोग होता है उस पर काफी लोग ऑलरेडी जा रहे हैं वहां पर, तो वहां पे निम्हांस के जो यूज होता है, निम्हांस का जो लेवरेज होता है वो काफी यूज हो रहा है। लेकिन अगर मुझे छोटा कुछ प्रॉब्लम हो तो या सामान्य प्रॉब्लम हो, उसके लिए मैं शायद निम्हांस नहीं जा पाऊं। ठीक, उसके अलावा अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में हर कोई आदमी प्राइवेट सेक्टर का फी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एक तो दो चीजें यहाँ पे देखने की जरूरत है, अवेलेबिलिटी, उसका मतलब ये होता है कि क्या वो उपलब्ध है, हाँ। उपलब्ध है कि नहीं, और दूसरा एफोर्डेबिलिटी, क्या मैं उसको उतना पैसा दे पाऊंगा उस सर्विस को लेने के लिए, वो एक देखना पड़ता है। तो और हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल या क्लिनिक्स या पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में मेंटल हेल्थ के जो मानसिक आरोग्य विशेषज्ञ नहीं है, तो इसीलिए हमको जो सोल्यूशन, जो हम लोग उसका जो सोल्यूशन हल जो ढूंढते हैं उसको विशेषज्ञ से ऊपर उठ के ढूंढना होगा, और हम उस पर बात करेंगे आगे एक्चुअली। तो इस सेक्शन में आखिरी सवाल मनोज, इससे फिर हम लोग ये मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सोशल मीडिया और मानसिक रोग में कुछ रिश्ता है क्या? क्योंकि आजकल काफी लोग ये टाइप की बात कहते हैं कि सोशल मीडिया से स्ट्रेस बढ़ गया है और उसकी वजह से शायद मानसिक रोग भी बढ़ रहा है। तो पर इसके बारे में आपका रिसर्च और रिसर्च डिसेमिनेशन क्या कहता है? तो ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि पहला जो रिएक्शन होता है लोगों का ये होता है कि देखो भैया सोशल मीडिया तो नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोशल मीडिया करोगे तो कुछ ना कुछ मानसिक प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ हद तक ये 20-30 साल पहले हम जिस तरह से टीवी के बारे में बात करते थे ना कि टीवी ज्यादा मत देखो करे, तो उससे आप तुलना कर सकते हो। अभी जहां तक अनुसंधान रिसर्च की बात होती है, दोनों साइड में रिसर्च हुआ है,
कि सोशल मीडिया को ज्यादा अगर आप सोशल मीडिया में समय व्यक्त करते हो तो मानसिक रोग हो सकता है। और ये भी एक्चुअली रिसर्च हुआ है कि कुछ हद तक किसी किसी एरिया में, सिचुएशन में सोशल मीडिया काफी लाभदायक भी रहा है, एक्चुअली अच्छा भी रहा है। तो इसीलिए अभी भी पूरा का पूरा डिसीजन विशेषज्ञ की तरफ से पूरा डिसीजन बाहर नहीं आया है। लेकिन देखिए, इसमें अगर आप आंसर ढूंढना चाहें, मेरा जो इस पे व्यू होगा ये होगा कि हमको उसका डेफिनेशन, मानसिक रोग का डेफिनेशन समझने की जरूरत है। कि मानसिक रोग के डेफिनेशन में एक पॉइंट जरूर आता है, वो ये कहता है कि जब क्या ऐसा कोई चीज होता है जो आपके जो दिनचर्या में आड़े अटकाता है। कोई भी दिनचर्या, मैं सुबह उठता हूं, मैं अगर सुबह उठने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और हर कोई जो मुझे छोटा 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 काम करना होता है, बड़ा काम करना होता है, बड़े आराम से, बड़े नॉर्मल तरीके से कर पाता हूं। और अगर कुछ भी छोटे मोटे आड़े अगर आते हैं जिंदगी में, उसको मैं संभाल पाता हूं। उसका मतलब मैं मानसिक रोग की तरफ से हटके हूं, मतलब मुझे मानसिक रोग नहीं है। अगर सोशल मीडिया में मैं इतना उलझा हुआ हूं कि मेरे दिनचर्या में आड़े आ रहा है, वो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं सोता हूं, लेट उठता हूं, या फिर मैं सोच नहीं पाता हूं कुछ ठीक से, या फिर डिसीजन ले पाता हूं, तब हमें ये समझने की जरूरत है, देखो ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशल मीडिया वो ठीक नहीं कर रहा है। वो एक पॉइंट है एक्चुअली। दूसरा ये पॉइंट है कि देखिए, सोशल मीडिया कहीं जाने वाला नहीं है। सोशल मीडिया किसी ना किसी अवतार में 10 साल, 20 साल, 30 साल में भी यही रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि देखो सोशल मीडिया से ये प्रॉब्लम होता है तो सोशल मीडिया को दूर ही रखो, नहीं होने वाला है ये बात। तो हम लोग को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि देखो, हम लोग जो हमारी पीढ़ी है और या आने वाली पीढ़ी है, ज्यादा सोशल मीडिया के साथ में जुड़ी हुई होने वाली है, जुड़ी रहने वाली है। तो उस संदर्भ में क्या चेंज की जरूरत है, कंटेंट कि सोशल मीडिया में अगर आप समय व्यतीत करते हैं तो उसमें आप क्या कर रहे हैं। दो चीज है कि किस तरह के कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और किस तरह के एंगेजमेंट आप सोशल मीडिया में रखते हैं। ये दो चीज मेरी तरह आप मुझसे पूछें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोशल मीडिया तो काफी प्लेटफॉर्म्स आज हैं, कुछ चले जाएंगे, कुछ रहेंगे, कुछ नए आएंगे, तो वो हम तो यूज करते रहेंगे वो सब नए प्लेटफॉर्म्स भी। लेकिन तो उनको यूज कैसे करें, ये चीज ज्यादा जरूरी है, बेसिकली जरूरी है कि किस तरह से, और ये अवेयर रहना जरूरी है। ये मुझे काफी कि हम अपने आप को ही, कि बाहर की चीज देखने की जगह हम खुद को भी कैसे सक्षम बनाए। तो ये इससे एक्चुअली एक जुड़ा हुआ चीज मेरे को आपसे पूछना था मनोज, मैंने पहले पूछा नहीं। तो जैसे हम स्ट्रेस की या तनाव की बात कर रहे थे कि जैसे थोड़ा तनाव अच्छा है, लेकिन ज्यादा तनाव हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, और हर किसी की तनाव सहने की शक्ति अलग होती है। तो एक हर जगह पे एक मैं देखता हूं कि सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रहता है कि हम स्ट्रेस फ्री कैसे हो जाएं। और जैसे आपने बोला कि पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री एक तो हो नहीं सकते शायद, और शायद वो एकदम हेल्दी भी नहीं है। तो एक दूसरा तरीका भी है क्या ये देखने का कि हम अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस लेने के लायक कैसे बनाएं? ऐसा भी सोचते हैं? ऐसी भी कोई सोच होती है क्या? ऐसा सोच तो मैंने सुना नहीं है सिर्फ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये मनुष्य के बिहेवियर में स्वाभाविक है कि हम स्ट्रेस लेते हैं। हाँ, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे हम अपने आप को इन जनरल बाकी चीजों में, जैसे हम शारीरिक मजबूती बनाते हैं चीज करने के लिए, वैसे ही कोई मानसिक मजबूती नाम की चीज होती है क्या, जिससे कि भाई ज्यादा स्ट्रेस भी हम ले सकें? नहीं, अब तो ये होता है ना, ये एक विषय है मेंटल वेलबींग का। नहीं, तो मेंटल वेलबींग हमेशा कहता है कि स्ट्रेस को दूर कैसे रखें, ये नहीं कहता है कि भाई हम ज्यादा स्ट्रेस लेने के लायक कैसे बने। बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। इनफैक्ट आप मानसिक स्वास्थ्य में जब आप देखें तो ये रेजिलियंस की बात होती है कि किस तरह से आप उसको, जो स्ट्रेस आता है उसको आप कैसे निपटें उससे। हाँ, बिल्कुल। वो आप तो रेजिलियंस, इमोशनल रेजिलियंस की बात होती है उसमें। तो वो काफी विशेषज्ञ ये बताते हैं कि किस तरह से वो आप अपने आप को, क्योंकि जीवन तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही हो रहा है, ऐसा मतलब ये एक वन वे स्ट्रीट है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
और जी, कहीं किसी लेवल पे जो स्ट्रेस है वो, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, माइंड है, वो जो है वो अलग है। एवोल्यूशन जिस तरह से हमको बढ़ा रहा है और जो दुनिया जिस स्पीड से बढ़ रही है, उसमें तो कोई समानता है ही नहीं, जी, है ना? एब्सोल्युटली तो नहीं कहा। वो एक स्वाभाविक सी चीज है कि दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़नी ही है कि हमको वो लगेगा कि ये कुछ इनट्रैक्टेबल है, ये इससे कैसे निपटा जाए। 1 मिनट उस पर रखना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये समझना जरूरी है कि वो जो मैं कह रहा था कि किस तरह से हम उसको अपने आप को उस तनाव के जो टाइम में अपने आप को उबार सकते हैं, उसमें इमोशनल रेजिलियंस के लिए 3-4 चीज रखने, ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। एक तो ये है कि आप उसके जो अपने जो इमोशंस होते हैं, अपने जो व्यवहार होते हैं, उसको सामाजिक तौर पे जो एक्सेप्टेबल जो मैनर होता है, उस लेवल पे कैसे रखें। जैसे जैसे बड़ा कॉमन एग्जांपल होता है गुस्सा। गुस्से को, अभी हर आदमी को गुस्सा आ सकता है, लेकिन जब गुस्सा इस तरह से अगर आ जाए कि वो सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर मुझे ये समझना जरूरी है कि देखो, अच्छा मुझे कुछ करना चाहिए ताकि गुस्सा ज्यादा नहीं हो। या तो वो मैनेजिंग इमोशंस इन सोशल एक्सेप्टेबल मैनर बहुत जरूरी हो जाता है। फिर ज्यादा से ज्यादा हम लोग सॉल्यूशंस पे फोकस करें, पॉजिटिविटी पे फोकस करें। वो किस तरह से पॉसिबल है, किस तरह से कर सकते हैं, क्या हर एक आदमी अलग अलग तरीके से अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स ढूंढता है। तो उस पे उसको अगर पकड़ ले, कोई आदमी बोलेगा अच्छा ये मुझे पॉजिटिविटी आती है गाने सुन के, कोई बोलता है नहीं मुझे सुबह सुबह उठ के दौड़ने से पॉजिटिविटी आती है। जो भी हो, उसको उसको चला के, उसको लेके हम लोग अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके आना बहुत जरूरी हो जाता है। थर्ड पार्ट ये है कि देखिए, कॉन्फ्लिक्ट होता है जो जिंदगी में, हर आदमी के जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट होता है। हर एक मूवमेंट में कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाता है कि आज मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उससे जूझना चाहिए, नहीं जूझना चाहिए, जाना चाहिए ऑफिस क्या कि नहीं जाना चाहिए, मास्क पहनूं कि नहीं पहनूं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट को क्या मैं सॉल्व कर पाता हूँ, क्या मैं उस कॉन्फ्लिक्ट में एक आसान उत्तर ढूंढ पा रहा हूँ, और उसको पकड़ के क्या मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ नहीं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इमोशनल रेजिलियंस के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी की अलग बात होती है कि काफी हम लोग करते हैं एक्चुअली कि यार रिजिड हो जाते हैं कि यार पकड़ लेते हैं यही करना है, वो ही करेंगे हम। तो नहीं, अगर मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाऊं मेरे डिसीजन में, मेरे डिसीजन मेकिंग में, तो किसी भी मुश्किल समय में बाहर आना बहुत आसान हो जाता है। ये सब अगर करें, फिर भी ये मुमकिन है कि हम लोग अपने आप को किसी न किसी तनाव और गंभीर तनाव के एरिया में पा सकते हैं। अगर ऐसा लगता है हमको, तो तुरंत किसी न किसी की मदद लेना, इस डिसीजन को लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये डिसीजन आसानी से नहीं आता है कि अच्छा मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और अच्छी बात नहीं है कि मैं इसको अपने ही पास रखूं, मुझे किसी न किसी की मदद लेनी चाहिए। वो डिसीजन मैं लूंगा, एक ऐसा परमिशन अपने आप को देना बहुत जरूरी है। ठीक है मनोज, अब आ जाते हैं ये जो हम लोग कैसे सॉल्व कर पाए, हम और आप क्या कर सकते हैं उस बारे में। तो सबसे पहले तो इसमें जो आपने बात की कलंक की, एक स्टिग्मा की, ये कलंक का मतलब क्या है, क्यों होता है कलंक, मतलब उस कलंक से क्या असर पड़ता है किसी रोगी पर, और इस मतलब एक मेंटल इलनेस में का एक टिपिकल साइकिल क्या होता है, उसमें कलंक कहाँ आता है, उसके बारे में कुछ बताइए ना। जी। सो जब मैं शुरुआत में काफी कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ में बैठ के काफी बात करता था, मैं हजारों में लोगों से बात किया है। तो स्टिग्मा जो वर्ड है अंग्रेजी में, उसका हिंदी जो शब्द है वो है कलंक। बट जिस तरह से स्टिग्मा को आप एक्सप्लेन कर पाते हो, कलंक वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि देखिए, स्टिग्मा जो वर्ड है वो काफी जो हमारे एक्शंस होते हैं वो एक्सप्लेन करता है, पर कलंक नहीं करता है। तो इसलिए मानसिक आरोग्य से लेकर हमारी जो सामूहिक तौर पर, और हर एक निजी तौर पर, हर एक जो व्यक्ति होता है उसके जो दृष्टिकोण होते हैं वो क्या है, और उस दृष्टिकोण से उस समूह में जो व्यक्ति जिसको वो प्रॉब्लम है, उसका जो डिसीजन है वो किस तरह से इम्पैक्ट होता है, वो समझना जरूरी है। सो वही है कलंक।
तो वहीं पे कलंकित जो होता है, मतलब कलंकित दृष्टिकोण, इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि देखो, मैं ये सोचता हूं कि तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे आ जाएगा और इसलिए तुम दूर रहो। अगर आप देखो तो कलंक का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ये होता है कि उसको दूर रखो। हाँ, कलंक मतलब बहुत सोशल एलिमेंट है जिससे फाइनली सॉल्यूशन है कि आप दूर रहो, क्योंकि आप करेक्ट, बहिष्कारित हो जाएंगे आप, फाइनली बहिष्कृत कर देंगे आपको। हाँ जी जी, बहिष्कृत करना ही, या तो सामूहिक लेवल पे बहिष्कृत करो या फिर मन में आप उसको बहिष्कृत करो। इसका मतलब कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप थोड़ा दूर ही रहो, मैं नहीं जाने पा रहा हूं। तो किसी ना किसी तरह से हम वो बहिष्कृत रखने वाले हैं आपको। वो यही कलंक है। वो क्या कारण है? क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक रोगी के बारे में हमें ज्ञान नहीं है और ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जो भी हम, जिसको भी हम ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो किसी ने दिया हुआ दृष्टिकोण है जिसे हमने कभी भी प्रश्न नहीं किया है, जिसे हमने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया है, उसके बारे में पूछा नहीं है, उसके अगेंस्ट में हमने बात ही नहीं की है। और तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग किस तरह से हमारा दृष्टिकोण बदल सकते हैं। और हम लोग ये, आप लोग देखो, किसी को अगर प्रॉब्लम हो जाए, जैसे अगर मेरी बात, अगर मैं सुबह उठता हूं, मैं ये एक्चुअली एक्सरसाइज बड़े इंटरेस्टिंगली मैं काफी सेशन में जब मैं करता हूं मेंटल हेल्थ या मानसिक रोगी के ऊपर, तो ये एक छोटा सा सेशन उनके साथ में करता हूं कि अगर मैं आज सुबह उठ गया, उठने के बाद में मुझे लगता है कि मुझे बिस्तर से बाहर आने का दिल नहीं कर रहा है, आना ही नहीं चाहता हूं, बस लेटा ही रहूं, लेटा ही रहूं, लेटा ही रहूं। बहुत मुश्किल होता है हाथ पैर हिलाना भी मुझे एक्चुअली, और ये काफी दिन से चल रहा है। तो मैं उनसे पूछता हूं, जो मेरे सामने बैठे होते हैं, कि आपको क्या लगता है क्या होगा उसके बाद में, या फिर किसी कोई और डिस्क्रिप्शन लेता, कोई और तरीके से मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि मैं क्या करूंगा उसके बाद में। और काफी लोग सोचते हैं कि क्या हो सकता है उन लोग का, काफी, कोई बोलता है कि नहीं, तो आपको ऐसा लगता है तो शायद आप जाके किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। कौन जाता है? सिर्फ 15% लोग शायद चाहते हैं, वो भी काफी देर के बाद में। एक्चुअली क्या होता है जनरली कि मुझे लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है, और जिस समय पे मुझे लगता है कि कुछ तो मानसिक के तौर पे मुझे प्रॉब्लम है, पहला ही ये रिएक्शन होता है कि डर। बाप रे, ये मानसिक रोग है क्या, मानसिक प्रॉब्लम है क्या, डर हो जाता है। डर क्यों है? डर इसलिए है क्योंकि मानसिक रोग या मानसिक आरोग्य में सिर्फ मानसिक जो शब्द होता है वही हम सुनते हैं, आरोग्य के जो शब्द होता है वो सुनते नहीं है। मैं ये एक्सरसाइज भी करता हूं काफी ट्रेनिंग सेशन में कि मेंटल हेल्थ को जब मैं बोलता हूं तो पूछता हूं कि आपने इन दोनों में से कौन सा शब्द पहले सुना, तो वो सब कहते हैं कि मेंटल सुना है, हेल्थ नहीं सुना है हमने। तो जब हम उसको आरोग्य के तरीके, आरोग्य के जो लेंस से नहीं देखते हैं, तो उसको मैं, इसलिए उसका सोल्यूशन भी नहीं ढूंढूंगा आरोग्य के एरिया में। इसलिए मेरे दिमाग में डॉक्टर या कोई विशेषज्ञ आने ही नहीं वाला है। पहला तो डर होगा। डर क्यों है? क्योंकि बाप रे कहीं और को मालूम ना हो जाए, इसलिए डर होता है। क्योंकि हिंदी में तो सबसे सिर्फ समझ में आता है वर्ड कि भाई पागल तो नहीं हो गया। पागल, वही पागल। तो वो एक ऐसा शब्द है जो कि सब टाइप की मेंटल हेल्थ की चीज के ऊपर हावी हो जाता है। बस कुछ भी अगर हो गया, और हमारे यहाँ तो जोक भी ऐसे रहते हैं, राइट? बचपन से कुछ भी ऐसा हो गया, अरे इसको पागल खाने आगरा भेज देंगे, रांची भेज देंगे, है ना? कुछ भी ऐसा हो तो एटलीस्ट साउथ में पता नहीं रांची आगरा का क्या इक्विवेलेंट है, पर नॉर्थ में तो ये हर किसी को रांची आगरा फटाफट लोग भेजने के लिए जल्दी करते थे। नहीं, आगरा तो मुझे भी याद है बचपन में। हाँ, आगरा तो हर एक बात में बच्चों दोस्तों को आगरा ही बोलते थे हम। हाँ हाँ, तो कुछ भी हो तो एक ही लेंस से देखते हैं, क्योंकि और ऐसा नहीं है, पागलपन भी एक चीज हो सकती है, लेकिन ये इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें इतनी सारी चीजें हैं, हम उन सब चीजों को मिला करके एक ही चीज में घुसा देते हैं। नहीं, वो एक्चुअली वो पागल का जो शब्द ही हो, जो शब्द होता है वही एक गलत हो जाता है, क्योंकि पागल होता ही नहीं है कोई। पागल कोई एक फेज ही नहीं है, कोई सिचुएशन ही नहीं है, कोई भी नहीं होता एक्चुअली पागल। अगर आप जिस तरह से पागल को एक्सप्लेन करने जाओ, तो मानसिक रोग किसी को हो तो वो आदमी पागल नहीं होता है, उसको मानसिक रोग है। तो वो किसी को अगर मानसिक रोग है तो उसको आप एक एडजेक्टिव ना दो, उसका नाम है, उसका किसी और तरीके से उसको जाना जाता है।
जिस तरह से किसी और को या मुझे अगर डायबिटीज हो तो मुझे डायबिटिक नहीं कहना चाहिए, मुझे डायबिटीज है उतना ही बोलना चाहिए। उसी तरह से किसी को मानसिक रोग हो तो उसको मानसिक रोग है उतना ही, वो पागल है नहीं बोलना चाहिए। पागल जो शब्द है उसका यूज ही नहीं होना चाहिए। तो मनोज, आप कह रहे थे कि एक जो टिपिकल साइकिल होता है वो किस जी तरह? जी सो देखिए, तो पहला तो ये डर हो गया, डर के कारण लगता है किसी को ना मालूम हो, तो इसलिए मुझे पहला काम ये करना चाहिए कि छुपाओ इसको, किसी को भी ना मालूम पड़े, छुपाओ इसको। तो मैं अगर मेरे ऑफिस जा रहा हूं या मैं कॉलेज जा रहा हूं तो पहला ये काम करूंगा कि मेरे जो सिम्टम्स होते हैं, मेरे जो प्रॉब्लम्स के, मानसिक रोग के सिम्टम्स होंगे, उसको किस तरह से मैं छुपा पाऊं। और काफी, तो पहले तो मैं कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढता हूँ, काफी हद तक कोपिंग कि इसको शायद ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि 2 हफ्ता पहले मेरा रिजल्ट आया था, 3 हफ्ता पहले मेरा इंक्रीमेंट का लेटर आया था, या फिर कुछ हुआ था। तो मैं कुछ ना कुछ लाइफ सिचुएशंस को ढूंढता हूँ कि अच्छा वो ट्रिगर हुआ होगा। और मैं ये बात कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कॉमन मेंटल हेल्थ, या सामान्य तौर पर जो देखा गया मानसिक रोग है उस पे। जो गंभीर मानसिक रोग होता है उसमें तो क्लियरली समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम है और तुरंत हम हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन बड़ा जो संख्या में जो लोग प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं वो है सामान्य मानसिक रोग से, तो वहां पे लोग ये साइकिल में फंस जाते हैं। अच्छा, तो वो कोप करते हैं, कोपिंग में काफी ट्राई करते हैं, किसी भी विशेषज्ञ के पास नहीं गए होंगे, इसलिए प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम और खराब हो रहा है, तो और खराब हो रहा है तो और आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर छुपा नहीं पा रहे हैं तो किसी ने पता कर लिया, किसी ने देख लिया, तो आपको और खराब लगता है, तो फिर वो आपको ऑस्ट्रेसाइज करते हैं, स्टिग्मेटाइज करते हैं। कि इसका रिजल्ट क्या है? देरी। तो एक तो 85% लोग कभी भी किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के सामने नहीं जाएंगे, बाकी जो 15% हैं, काफी हद तक उनमें से जो 15% लोगों में से काफी देर के बाद ये सोचते हैं कि मामला हद से ज्यादा हो गया है, मुझे किसी विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, या मुझे अपने परिवार संबंधियों से ये कहना चाहिए कि मुझे मदद की जरूरत है। देरी मानसिक आरोग्य के क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक पहला प्रॉब्लम यह है कि किस तरह से हम अपना निर्णय लेते हैं, कि निर्णय जैसा मैंने पहला निर्णय लिया कि छुपाओ, उससे पहला निर्णय लिया कि मैं खुद ही संभाल लूंगा, फिर निर्णय लेता हूं कि कुछ अलग अलग तरीके से अलग अलग कुछ ना कुछ करूं। हमें एक बड़ा एग्जाम्पल मैंने देखा था, कहीं रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने कि आपने स्विमर का नाम सुना होगा यूएस में, माइकल फेल्प्स। काफी ओलंपिक मेडल्स जीते हैं उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि उनको डिप्रेशन था एक समय पे, 5 साल लगे उनको डिप्रेशन से जूझ के ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे अभी किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के सामने जाना चाहिए। अब देखिए, कितने बड़े शख्स हैं वो, उतने सर्विसेज उनके पास थे, फिर भी उन्होंने इतना समय लिया। यूएस में ये कहा जाता है कि डिप्रेशन के मामले में एवरेज 8 साल लगते हैं लोगों को किसी विशेषज्ञ के पास जाके बोलने के लिए कि मुझे प्रॉब्लम है करके। 8 साल, जी, ये एवरेज टाइम लगता है, ऐसे मैंने किसी रिपोर्ट पढ़ा था एक्चुअली। तो 8 साल क्यों? क्योंकि हम उसको रोग नहीं देखते हैं, समझते हैं ना। अगर आप उसको रोग समझे तो फिर तो टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी मुझे हाथ में दर्द है, कितना टाइम लगता है मुझे डॉक्टर के सामने बैठने के लिए? उसका एक ही फैक्टर है कि कितना दर्द है। कितना दर्द है, हाँ, ज्यादा दर्द होगा तो चले ही जाएंगे कभी ना कभी, भाग जाएंगे ना, भाग के पहुंच जाएंगे सब प्रॉब्लम है करके। यहाँ पे एक तो हम खुद और हमारे साथ जो निजी संबंधी और हमारे बाकी जो समूह में लोग हैं, सब ये मान के चलते हैं कि अच्छा, मानसिक रोग में विशेषज्ञ तो बाद में आता है और काफी सीरियस लोगों के लिए ही जरूरत होता है। नहीं, विशेषज्ञ के पास में आप शुरुआत में ही चले जाइए। ये हम लोग को तय नहीं करना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है या मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं।
ये विशेषज्ञ के पास में छोड़ दें कि वो बताएं, देखो ये आपका प्रॉब्लम छोटा है, इसको ऐसे सॉल्व करें, ऐसे इतना सॉल्व है, आप घर जाके सो जाइए, ये सब वो बताएं, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि विशेषज्ञ फिर से कहते हैं मानसिक रोग में कि जितने जल्दी कोई भी रोगी हमारे पास आ सकता है, उतना उनके अच्छा होने के चांसेस बेहतर होते हैं। तो शायद यही रोल है, मतलब जो डिनायल की बात कही आपने, तो सहकर्मी, दोस्त, माता पिता, इन लोगों का यही रोल है क्या ये डिनायल से उभरने के लिए, कि लोगों को बोले कि जल्द से जल्द कंसल्ट करें किसी एक्सपर्ट से? जी वही तो डिनायल। देखिए ना, अभी तो पहला जो रिएक्शन होता है लोगों का, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तुमको, मार्क्स कम आए, पढ़ाई नहीं की, इसीलिए तुमको ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ ना कुछ और रीजन बताएं, क्या प्रॉब्लम है, हट्टा कट्टा तो है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है तुमको, और अच्छा 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 प्रमोशन मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो सकता है। और उस तरह से काफी कुछ रिएक्शन हम लोग करते हैं डिनायल की तरह से, लेकिन डिनाई करते रहते हैं खुद को भी और बाकी लोगों को भी कि कुछ मानसिक प्रॉब्लम हो सकता है करके। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझे डिनाई नहीं करना चाहिए। हम लोग हम जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाय स्टैंडर्ड्स, मतलब समूह में जो बाकी लोग होते हैं उनका जो रोल होता है, ये जो मानसिक रोग से ग्रस्त जो व्यक्ति के डिसीजन में, उसके निर्णय में, वो समझना जरूरी है। इसीलिए मुझे मेरे ऑफिस में अगर किसी भी एक ऑफिस कर्मी को प्रॉब्लम है, तो मुझे ये समझना चाहिए कि मुझे एक रोल है वहां पर, मुझे उसको एंकरेज करना चाहिए कि देखो आप विशेषज्ञ के पास जाओ और आप फील फ्री टू ओपन अप, आप बिल्कुल संकोच न करें अपने मानसिक रोग के बारे में बात करने के लिए। मैं हूं यहाँ पे, कभी भी अगर बात करने की इच्छा हो मुझसे बात कर लीजिए। तो वो कैसे हो सकता है, मैं कैसे उस तरह से उभर सकता हूं? दो चीज की जरूरत होती है, एक तो सही ज्ञान, और दूसरा एम्पैथी जिसे कहते हैं। सहानुभूति नहीं होना चाहिए, वो सहानुभूति हो जाता है सिंपैथी। पति, हाँ। सहानुभूति बहुत गलत काम हो जाता है, और यहाँ पे बहुत गलत रोल हो जाता है, क्योंकि सिंपैथी हो जाता है तो जो होता है रोगी, उसको लगता है यार मुझे सिंपैथी की क्या जरूरत है। संवेदना होता है जहाँ पे वो आदमी अपने आप को उस रोगी के शूज में या वो रोगी के जीवन में रख के समझ सके कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसके दिमाग में, क्या हो रहा है उसको, क्या 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 चैलेंजेस वो फेस कर रहा है राइट सही निर्णय लेने के लिए। और इसीलिए, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ज्ञान और संवेदना दोनों साथ साथ चलते हैं। तो देखिए जनरली हम मनुष्य काफी संवेदनशील लोग हैं। जैसे मेरे ऑफिस में या फिर अगेन घर पे या किसी कहीं पे अगर किसी ने अपना हाथ तोड़ दिया और उसका फ्रैक्चर लगा हो, तो निसंकोच जाके हम उसको मदद करते हैं ना, ठीक है मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ करके। लेकिन जहां पर मानसिक आरोग्य की प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे ये नहीं मालूम होता है कि क्या करना चाहिए। तो क्योंकि क्योंकि संवेदना अभी भी है मेरे पास एज ए एबिलिटी, लेकिन ज्ञान नहीं है, उससे मुझे नहीं मालूम एक्सप्रेस नहीं कर बात पाते, हाँ। एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किस तरह से पूछे उसको, किस तरह से बताएं उसको। थोड़ा डर रहता है यार, उसको तो 2 हफ्ते से रो रहा है, वो क्यों रो रहा है पता नहीं, मुझे तो डर लगता है बात करने के लिए लगता है। या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो तो हमको लगता है नहीं 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 नहीं, अच्छा ही है कि दूर ही रहो। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञान और संवेदनशीलता दोनों साथ ही साथ होना बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति को मानसिक रोग से ग्रस्त लोग की मदद कर पाने के लिए। मनोज, फिर इसमें हम लोगों ने बात की सहकर्मी और फैमिली का क्या रोल होना चाहिए, इसमें सरकार का क्या रोल देखते हैं आप? तो जैसे आपने कहा कि मानसिक रोग विशेषज्ञ तो बहुत कम है, तो आपको क्या लगता है सरकार इस दिशा में क्या कर सकती है? और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत की हर क्षेत्र में एक्सपर्ट्स तो कम ही है, हॉस्पिटल्स में भी, फिजिकल बीमारियों के भी दृष्टिकोण से। तो आपको क्या लगता है सरकार क्या कर सकती है? सरकार एक्चुअली आप देखें, भारत सरकार ने काफी हद तक इस पे काम किया है। एक्चुअली मेंटल हेल्थ का जो एक्ट आया था वो 2017 में पास हुआ था, तो उसमें काफी हद तक ये सरकार ने अपने लिए निर्णय किया है कि जो सर्विस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत बनाए पूरे देश में। तो किस तरह से हम लोग हर एक जिला में एटलीस्ट एक साइकेट्रिस्ट और एक या दो साइकोलॉजिस्ट और बाकी के जो मानसिक रोग विशेषज्ञ उनको उपलब्ध कराएं। और उस तरह से काफी और, जैसे फॉर इंस्टेंस हुआ राइट्स बेस्ड थिंग, राइट्स जो होता है, जो
मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के जो राइट्स होते हैं उसको कैसे हम लोग रिस्पेक्ट कर पाए, उनके अधिकार को कैसे रिस्पेक्ट कर पाए, वो सब मामले में सरकार ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है और उस पर काम चल रहा है। पूरे भारत में हर एक राज्य में अभी तक पूरा जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंडर में जो हम लोग ने नियम बनाए हैं वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं, बट बन रहा है, तो उसमें अच्छी बात चल रही है। बट ये कहना भी सही होगा कि सरकार का एक अहम भूमिका है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि एक तरफ से सरकार को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर उसको मजबूत करना जरूरी है, उसी तरह से उनको सामाजिक जो दृष्टिकोण हो या सामाजिक लेवल पे मानसिक रोग के समझने में जो हमारी क्षमता है उसको बदलने में एक कदम उठाने की जरूरत है। जिस तरह से हमने क्लीनलीनेस पे काम किया है 4-5 साल से, उसी तरह से मानसिक रोग को भारत सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया समझ के काम करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि सामाजिक लेवल पे काम होना चाहिए ताकि लोग समझ सके। अभी देखिए ना, स्वच्छता अभियान इतना अच्छा रहा है, इतना काफी अच्छी बात हुई है स्वच्छता अभियान। उसी तरह से लोगों में ये जागरूकता लानी जरूरी है कि मुझे इसमें एक रोल है, मेरी एक भूमिका है, वो एक पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव तौर में कंट्रीब्यूट होना चाहिए। हाँ, अच्छी बात कही मनोज आपने, क्योंकि सरकार खुद से ही ये तो सॉल्व नहीं कर सकती। कितने सारे एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, सोसाइटल एलिमेंट है, तो सिर्फ मार्केट एलिमेंट भी है। तो ये सब चीजों को साथ में आना है अगर हमें इस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। तो ठीक है मनोज, अंत में मैं ये भी पूछना चाहता था कि अब आप बात कह रहे थे कि कैसे हम लोग जो ये शॉर्टेज है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की, ये एकदम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे एकदम जल्दी से। तो क्या सॉल्यूशन आपको लगता है? क्या यही सॉल्यूशन है कि हम जागरूकता बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता हो, या फिर आपको लगता है इसका और कोई सॉल्यूशन है? ये पहला चीज ये भी अगर सोल्यूशन आप देख लें कि जागरूकता अगर क्रिएट कर पाए तो क्या होगा। अगर आप जागरूकता क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? दो चीज होती है यहाँ पर। अगर जागरूकता क्रिएट करने से हो सकता है डिमांड बढ़ जाए प्रोफेशनल्स की, हाँ, और ज्यादा शॉर्टेज महसूस होगी। आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है एक्चुअली सर, कि जब आप जागरूकता क्रिएट करते हैं, एक तो ये होता है कि मैं पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि मैं डिमांड करता हूँ। अभी तक वो एक प्रॉब्लम बढ़ा रहा है इस एरिया में कि जागरूकता नहीं थी, इसलिए मुझे ये मालूम ही नहीं था कि मुझे ये डिमांड करना चाहिए कि मुझे मेरे एरिया में साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या कोई और विशेषज्ञ की जरूरत है। जब आप डिमांड करो, और आप तो इकोनॉमिक्स एरिया से हो, आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि डिमांड करो, क्रिएट करोगे तो अपने आप सप्लाई तो होने वाला है। लेकिन तो 4 लोग ये डिमांड रेज करेंगे तो कोई ना कोई उस मॉडल पे, उस एरिया में उस डिमांड को सॉल्व करने के लिए सर्विस तो जरूर निकालेगा एक्चुअली। तो सप्लाई तो होगा एक्चुअली, तो वो डिमांड क्रिएशन बड़ा अच्छा होगा एक्चुअली। तो जागरूकता उस तरह से बड़ा एक अच्छा मॉडल है एक्चुअली। उसके अलावा देखिए, एक तो ये है कि मानसिक आरोग्य, पर्टिकुलरली जो सामान्य तौर पर मानसिक आरोग्य रोग होता है, उसको सॉल्व करने के लिए काफी हद तक बाकी जो विशेषज्ञ हैं वो भी अपना एक भूमिका प्ले कर सकते हैं। तो जैसे जनरल फिजिशियंस हो, जैसे बाकी जो डॉक्टर्स हों, या फिर स्पेशलिस्ट हों, या पैरा मेडिकल प्रोफेशनल्स हों, जैसे नर्सेस हों, उनको काफी ट्रेन किया जा सकता है कि कुछ हद तक मानसिक रोग को डिटेक्ट कर पाए आपके जो एरिया में, और कुछ हद तक उसको सॉल्व कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग मेडिसिन दे पाएंगे, मेडिसिन ही देने की जरूरत नहीं होती है काफी केसेस में। तो क्या निमैंस उस मामले में काफी अच्छा काम कर रहा है। निमैंस में एक प्रोग्राम होता है जहां पर इंडिया से कोई भी डॉक्टर या बाकी लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम चलता है। वो लोग ऑनलाइन के द्वारा ट्रेनिंग ले सकते हैं कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरह से डिटेक्ट करें और उसको ट्रीट करें आप। तो छोटे छोटे शहरों में या गांव में अगर डॉक्टर चाहता है तो वो इस ट्रेनिंग को ले सकता है और काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है वहां पर। तो ये सेकंड एक सॉल्यूशन है। तो ये बड़े तौर पे होना चाहिए, बड़े तौर पे होना चाहिए कि काफी विशेषज्ञ को इसका ज्ञान भी दे पाए। जैसे आपने बात की पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात, तो जो ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं, तो ऑब्स्टेट्रिशियंस को कैसे ट्रेन करें इस मामले में, क्योंकि हर एक
व्यक्ति मेंटल हेल्थ या मानसिक रोग विशेषज्ञ की डिमांड नहीं कर पाएगा छोटे शहरों में, तो ऑब्स्टेट्रिशियन उसको कैसे संभाल पाता है, तो वो एक ट्रेनिंग दे पाएंगे। थर्ड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी में जो लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनकी राय को काफी सम्मान मिलता है, वो लोग किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था आपसे कि क्लास में टीचर जो होता है, टीचर किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे वेल बीइंग को लेके, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को इंपॉर्टेंट दिया जाए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्व कर पाए वो मालूम। तो ट्रेनिंग, उस तरह के लोगों को ट्रेनिंग दे, मैनेजर्स को ट्रेनिंग दे, लीडर्स को ट्रेनिंग दे, टीचर्स को ट्रेनिंग दे, और कोई कम्युनिटी मेंबर्स को जिसको ट्रेनिंग दे पाए, वो बहुत काफी हद तक ये जो हमारी कमी है, विशेषज्ञ की कमी है, उसको हटाने में तो बेसिकली आप मनोज कह रहे हैं कि विशेषज्ञ शायद बनने में समय लगेगा और शायद डिमांड होगी तो वो भी बन जाएगा, लेकिन बीच में एटलीस्ट स्टॉप गैप अरेंजमेंट हमारा है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं को हम थोड़ा स्किल ऑगमेंट कर दें ट्रेनिंग्स के थ्रू, जो थोड़ा ज्यादा स्केलेबल ऑप्शन है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। जी सर, और ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही क्यों, अगर आप इस तरह का समाज क्रिएट कर पाए तो फिर तो बढ़िया हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि हाँ नहीं, लेकिन एक्चुअल प्रोफेशनल की जरूरत तो रहेगी ना, मतलब आप है ना, आप फिर वरना नीम हकीम खतरे जहां वाली बात भी हाँ नहीं वो तो है। ठीक, तो मनोज बहुत ज्ञानवर्धक आज की डिस्कशन रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये टॉपिक ऐसा है जो हम लोग भी डिस्कस करने से यूजुअली लोग कतराते ही हैं, तो बहुत आपने खुल के और अच्छे से बताया। आई थिंक हमारे लिए और हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू प्रणय, सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस विषय पर बात करने के लिए। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money and Intel. We appreciate their support. It's been a fantastic week on the IVM network. I hope that you've been checking stuff out, but some of the highlights that you definitely should check out. Ashish Vidyarthi, host of Begin the Journey, was on Cyrus Says. They had a really fun conversation. I think you'll enjoy that. Uncle Please Sid did an episode around development, which was really, really fun. On Edges and Sledges, we had Adam Holyoke, former England captain. While those guys are killing it, one cricketer after the other. Definitely do check out Advertising is Dead. We talk about esports with some really guys who really know that space. Smile India, absolutely right. These guys are killing it as well. So is Pawan at Pragati. Don't forget The Original Things. Again, one of my favorite shows. You must check that out. And thanks for listening, and we hope to catch you again next week. Namaskar, dear Bandhu. My name is Ashish Vidyarthi. These are truly challenging times, and in these times, we need hope. Do take time to listen to my podcast, Begin the Journey. Available on IVM Podcasts, website, app, or wherever you listen to podcasts. Remember, there is hope because there's one life and we are alive.